आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग्स में वेरी फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शंस में लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, फटीग और क्रीप के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील डिस्कस की। अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। अगर मैं बात करूं यूनिट वेट की, तो स्टील का यूनिट वेट क्या है? सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? यूनिट वेट ऑफ स्टील। तो यूनिट वेट क्या रहता है स्टील का? जो स्टैंडर्ड वैल्यूज रहती हैं कुछ हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ स्टील इज इक्वल टू 78430 4302 79,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट रहेगा स्टील का। ठीक है जी। तो अगर किलो न्यूटन में करें तो क्या आएगा? 784.30 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे आएगा 790 78 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब टू 79 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा अगर हम इसको किलो न्यूटन में देखें। तो ये यूनिट वेट रहते हैं स्ट्रक्चरल स्टील के। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और मैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो वो क्या रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन कितना रहेगा? इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो रहेगी वो क्या है? 12 × 10 पावर -6, 12 × 10 raised to power -6 ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन रहेगा किसी स्टील का पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी स्ट्रक्चरल स्टील के लिए? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी भी वैल्यू जो रहती है स्टैंडर्ड रहती है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी वैल्यू जो रहेगी वो हम यहाँ पे लेंगे, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ई से 2.042 2.018 into 10 raised to power 5, 2.18 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये क्या रहेगी? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फिजिकल प्रॉपर्टीज। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या रहेगी? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर की। इसकी ये वैल्यूज रहेंगी, इनकी सारी की सारी वैल्यूज हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या रहेगी? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू जो रहेगी वो है 0.842 0.98 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। अब हम देखते हैं जो केमिकल कंपोजिशन है स्ट्रक्चरल स्टील, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं किसी स्टील में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के को भी देखते हैं, क्या फास्फोरस रेशो क्या रहेगी, कितना कंटेंट कार्बन का रहेगा, कितनी ये कॉम्बिनेशन जो केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है, वो
केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, स्टील की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करें, सबसे पहले अगर मैं कार्बन कंटेंट की बात करता हूं, तो कार्बन कंटेंट हम यूज करेंगे फॉर थिकनेस और डायमीटर लेस देन और इक्वल टू 12 mm। अगर हम कार्बन कंटेंट अगर लेके जा रहे हैं, अगर थिकनेस और डायमीटर जो है स्टील का वो कितना है, उसके लिए जो परसेंटेज रहेगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले कार्बन कंटेंट लेता हूं, तो कार्बन कंटेंट फर्स्टली 4 थिकनेस और डायमीटर लेस देन और इक्वल टू 20 mm, लेस देन और इक्वल टू 20 mm। ठीक है, तो इसके लिए अगर लेस देन और इक्वल टू अगर कार्बन कंटेंट की बात करते हैं, तो अगर थिकनेस और डाया लेस देन है 20 mm से या 20 mm है, तो उसके लिए जो परसेंटेज रहेगी वो कितनी रहेगी, 0.23 प्लस माइनस हो सकता है 0.02%, 0.02% हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं इसमें। तो इतनी जो 0.23% या 0.24%, तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे किसके लिए, अगर थिकनेस हम या डायमीटर जो स्टील का है वो 20 mm है या 20 mm से कम है, तो कार्बन कंटेंट इतना मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट है ये। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट। ठीक है जी, तो मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट इतनी रहेगी। अगर मैं दूसरी साइड बात करता हूं, हमारे अगर फोर थिकनेस अगर हम 20 mm से ज्यादा डाया का यूज करते हैं, फोर थिकनेस और डायमीटर, फोर थिकनेस और डायमीटर ग्रेटर देन 20 mm, अगर 20 mm से ज्यादा थिकनेस का अगर हम स्टील यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो परसेंटेज रहेगी कार्बन की वो कितनी होनी चाहिए, 0.25, मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट है ये। ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट कितनी है, 0.25, इसके प्लस माइनस हो सकता है 0.03, हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज लाया करती है। केमिकल कंपोजिशन जो रहेगी स्टील की, केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक है, तो ये परसेंटेज हमें पता होनी चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है उसकी क्वांटिटी कितनी, मैक्सिमम जो परसेंटेज रहेगी कि लिमिट क्या होनी चाहिए, फास्फोरस जो है उसकी वैल्यू जो रहेगी इसमें, मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 0.055 प्लस माइनस 0.055%, प्लस माइनस हो सकता है 0.005, हम प्लस माइनस कर सकते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं फास्फोरस के बाद सल्फर की, तो सल्फर जो है हम कितनी परसेंटेज यूज करेंगे सल्फर की, 0.055 प्लस माइनस 0.005। तो ये भी हमारी क्या है, सल्फर की भी इतनी हमारी परसेंटेज हम रख सकते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, केमिकल कंपोजिशंस है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर स्टील जो हम इसको बोल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी हमने देखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रक्चर स्टील की, जैसे इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें मटेरियल पे लोड हटाने के बाद वो अपनी शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिसमें मटेरियल के लोड लगने पर और लोड लगने के बाद क्या होगा, जो उसकी शेप और
साइज है वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाता है, उसको हम प्लास्टिसिटी नाम देते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह से मैं आगे जो हमारे इस चैप्टर में डील करने वाले हैं स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के बारे में। तो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस क्या है इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस, तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बीआईसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्शन कौन कौन से रहेंगे इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल स्टील है क्या। अगर द स्टील सेक्शन आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर क्रॉस सेक्शनल शेप, तो शेप के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन को नेम देते हैं। अगर कोई एंगल प्रोवाइड की हुई है, तो कोई भी अगर हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, यानी कि उसकी शेप के अकॉर्डिंग, उसकी क्रॉस सेक्शनल शेप क्या है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेम देते हैं। ठीक है, अगर एंगल शेप अगर हम यूज करें तो उसका नाम क्या देंगे, एंगल सेक्शन है। अगर टी उसका शेप दे रहे हैं तो टी सेक्शन है। तो अलग अलग हम सेक्शन को उनके नेम, उनके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करते हैं किस तरह की उसकी क्रॉस सेक्शन शेप है। ठीक है जी। तो क्या होता है, जो हमारे मैनी ऑफ द रोल्ड सेक्शंस आर रेडली अवेलेबल इन मार्केट है फ्रीक्वेंट डिमांड, सच सेक्शंस आर नोन एज रेगुलर स्टील सेक्शंस। तो ये कॉमन रोल्ड स्टील सेक्शन होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन जो हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हमने कुछ अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड the classification of the some rolled steel sections are, तो कुछ rolled steel section कौन कौन से हैं मोस्टली यूज किए जाते हैं। एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन। अगर सेकंड वन की बात करें तो एंगल सेक्शन के बाद आता है हमारा आई सेक्शन या बीम, जिसको हम आई सेक्शन बोल सकते हैं। आई सेक्शंस, बीम्स, ये हमारे क्या है, सारे के सारे स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन अकॉर्डिंग टू द बीआईएस। ये रोल्ड स्टील सेक्शन, ये सम कॉमन रोल्ड स्टील सेक्शंस हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। अगर हम बात करें, अगर जो ऑलरेडी हमारी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, फ्रिक्वेंट, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंट डिमांड होती है कई सेक्शंस की, तो उन सेक्शन को हम रेगुलर स्टील स्ट्रक्चर या सेक्शन बोल देते हैं। ठीक है जी, रेगुलर स्टील सेक्शन। ठीक है, जो फ्रीक्वेंट डिमांड पे हमारे मार्केट में भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और कौन कौन से सेक्शन है, आई सेक्शन है, बीम है, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, और बीम नाम दे सकते हैं सेक्शन को। और अगर मैं चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन, फोर्थ वन की बात करते हैं तो हमारे पास है टी सेक्शन। फिफ्थ वन जो है वो क्या रहेगा, रोल्ड स्टील बार्स, रोल्ड स्टील बार्स। और सिक्स्थ नंबर पे अगर हम देखें रोल्ड स्टील बार्स है, रोल्ड स्टील फ्लैट्स होंगी, रोल्ड स्टील फ्लैट्स। ठीक है, और कौन से सेक्शन है, ये हमारे बहुत सारे जो सेक्शन हैं यूज किए जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए। तो और हमारे जो अगर हम बात करें रोल्ड स्टील प्लेट्स हैं, रोल्ड स्टील प्लेट्स और रोल्ड स्टील शीट्स एंड स्ट्रिप्स, रोल्ड स्टील शीट्स एंड स्ट्रिप्स। और रहेंगे रोल्ड स्टील ट्यूब्स, ट्यूब्स एटसेट्रा। तो बहुत सारे जो सेक्शन हैं अकॉर्डिंग टू द बीआईएस, ये हमारे रोल्ड स्टील सेक्शन जो हैं हम यूज करते हैं मोस्टली। तो वन बाय वन इसकी डेजिग्नेशन के बारे में भी देखेंगे, डेजिग्नेशन क्या है, और उनके बारे में देखेंगे जो रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन है क्या होते हैं। ठीक है, रोल्ड स्टील आई सेक्शन क्या होते हैं, चैनल सेक्शन क्या होते हैं, वन बाय वन हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इनकी डेजिग्नेशन
कैसे करते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे, डेजिग्नेट इनको कैसे किया जाता है, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, एंगल सेक्शन। तो एंगल सेक्शन क्या होता है, इसको हम पूरा अगर नाम देखें तो क्या है, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन। ठीक है जी, तो रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन क्या रहेगा, द रोल्ड स्टील सेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 सीरीज। आगे जो रोल्ड स्टील सेक्शन है हमारा, तो रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन है, इसको हमें आगे फर्दर जो क्लासिफाई किया हुआ है वो कौन कौन से किस किस में हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, इसको 3 सीरीज में हमने क्लासिफाई किया हुआ है। वो कौन से, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। ठीक है जी, और क्या इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। और थर्ड वन क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। ठीक है जी, तो बल्ब एंगल, अनइक्वल एंगल और इक्वल एंगल हमने 3 सीरीज में हमारे रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन को क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे इक्वल एंगल है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, यानी कि आईएस इक्वल एंगल सेक्शन। इंडियन, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, आईएस इक्वल एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन। ठीक है जी, या हम इसको क्या बोलेंगे, आईएस अनइक्वल एंगल सेक्शन, और ये हमारा आईएस बल्ब एंगल सेक्शन। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर बात करें तो आईएस इक्वल एंगल सेक्शन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो द लेंथ ऑफ द 2 लेग्स आर इक्वल एंड देयर थिकनेस इज यूनिफॉर्म। जब दोनों लेग्स जो एंगल की हैं वो इक्वल रहेंगी तो हम उसको नाम क्या देंगे, इक्वल एंगल, और थिकनेस भी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। मैं यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिकली इसको समझाता हूँ आपको क्या रहेगा। अगर मैं इक्वल एंगल को ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, दोनों की लेग्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है जी, दोनों की लेग्स क्या है, सेम है। ठीक है, इक्वल एंगल ये क्या रहेगा, इक्वल एंगल। जब लेग्स क्या हो, दोनों साइड से क्या हो, सेम हो, तो उसको हम नाम देते हैं इक्वल एंगल। ठीक है जी, तो ये क्या है, अगर मैं यहां से देखूं तो इसकी लेंथ ये है a, और ये इसकी क्या है, b लेंथ है। ओके जी, तो a इज इक्वल टू b है, यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू b। तो दोनों लेग्स जो रहेंगी, यानी कि दिस लेंथ, द लेंथ ऑफ द 2 लेग्स आर इक्वल एंड थिकनेस ऑफ द लेग्स आर यूनिफॉर्म। इनकी जो थिकनेस है वो भी सेम रहेगी, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, एक जैसी हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल की। तो अनइक्वल एंगल वो क्या हुआ, द लेग्स, द 2 लेग्स ऑफ द एंगल डिफरेंट, यानी कि जो एंगल की लेग्स हैं वो क्या हो, अलग अलग हो। द लेंथ ऑफ द 2 लेग्स आर अनइक्वल। ठीक है, एक लेग क्या हो, ज्यादा लेंथ की हो, एक लेग क्या हो, कम लेंथ की हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल एंगल। तो अनइक्वल एंगल को मैं यहां पे ड्रॉ करके देखता हूं कुछ इस तरह से।
और ये हमारा क्या है, बी डिस्टेंस है। ठीक है जी, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये दोनों की जो लेग्स है, लेंथ ऑफ द लेग्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अनइक्वल है ना दोनों की, दोनों लेग्स, तो इस तरह के एंगल को हम क्या नाम देते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। तो जिस द लेंथ्स ऑफ द two legs are unequal, it is known as one leg is larger and other is shorter। तो इस तरह के एंगल्स को हम क्या नाम देते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारे थिकनेस है वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, इनमें यूनिफॉर्म रहेगी थिकनेस, बट क्या रहेगी, जो थिकनेस रहेगी वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। इसी में भी अनइक्वल एंगल में भी जो थिकनेस रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। तो हमारा मतलब ये है, the length of the two legs are unequal and its thickness of the legs are uniform, तो it is known as Indian standard unequal angle। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल की। तो बल्ब एंगल क्या हुआ, जो बल्ब एंगल है हमारे, इसको भी हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं और क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। और The bulb angle section consists of web flange, कुछ इस तरह से इसमें वेब भी होती है, फ्लैंज भी होती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ किस तरह से का हमारा बल्ब एंगल होता है। ठीक है, कुछ इस तरह हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं बल्ब एंगल सेक्शन को। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, बल्ब एंगल सेक्शन। ठीक है, तो बल्ब एंगल सेक्शन को इस तरह से हम क्या करेंगे, बल्ब एंगल सेक्शन ये हमारा क्या है, बल्ब टाइप का, ये हमारी क्या है, एक फ्लैंज होती है, ये बल्ब है। ठीक है, और ये वेब है और फ्लैंज है, कंसिस्ट क्या करता है, फ्लैंज को, और कंसिस्ट करता है वेब को। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डेप्थ रहेगी, ये हमारे बल्ब एंगल की क्या होगी, डेप्थ होगी, डेप्थ ऑफ बल्ब एंगल। ठीक है, ये हमारी इसको हम एच से डिनोट करते हैं, ज्यादातर हमारी 200 mm तक हो सकती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, ये हमारी क्या है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज, ये क्या रहेगी, विड्थ ऑफ द फ्लैंज। तो बल्ब एंगल जो है वो क्या कंसिस्ट कर रहा है यहाँ पे, एक तो हमारा बल्ब एंगल जो है वो वेब कंसिस्ट करता है और फ्लैंज होता है, एंड वन एंड ऑफ द वेब इज बल्ब प्रोजेक्टेड ऑन। तो बल्ब है एक एंगल, ये एक साइड पे हमारे क्या फ्लैंज है और वेब है, और वेब के एक साइड पे हमारे क्या है, बल्ब जो है वो प्रोजेक्टेड है। ठीक है जी, तो द थिकनेस ऑफ द वेब ऑफ बल्ब एंगल मे और मे नॉट बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। जरूरी नहीं है जो थिकनेस हमारे फ्लैंज की थिकनेस है वो बल्ब एंगल की, बल्ब की भी क्या हो, थिकनेस सेम हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कभी सेम भी होती है, कभी नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब इनको देखते हैं डेजिग्नेट कैसे करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल को डेजिग्नेट कैसे करेंगे, अनइक्वल एंगल को डेजिग्नेट कैसे करेंगे और बल्ब एंगल को डेजिग्नेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल को। अगर इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल की बात करते हैं तो ISA, इसको हम डेजिग्नेट कैसे करेंगे, ISA 100 into 6 mm। ये देखो टर्म जो आई है, ISA मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। यहाँ पे 100 दिया हुआ है, इंटू 100 इंटू 6 mm दिया हुआ है। तो 100 के 2 लेग्स हैं, दोनों लेग्स की क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 100 mm, और दूसरे की भी क्या दे रखी है, 100 mm। तो ये कौन सा एंगल हुआ, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल हुआ। तो ये क्या है, 6 mm दे रखा है, क्या है, थिकनेस, 6 mm क्या है, थिकनेस है। ठीक है जी, तो हम इस तरह से इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो डेजिग्नेट क्या है, 100 ISA 100 into 6 mm, ये वन लेग की है और अदर लेग क्या है, 100 mm की है,
दोनों लेग्स के 100 mm की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एंगल है वो इक्वल एंगल है, और 6 mm क्या है, थिकनेस को शो करता है, ठीक है। तो 100 mm लॉन्ग, बोथ लेग्स आर 100 mm लॉन्ग एंड थिकनेस ऑफ 6 mm थ्रू आउट। उसके बाद मैं अनइक्वल एंगल की बात करता हूं, तो अनइक्वल एंगल को कैसे डेजिग्नेट करेंगे हम, अनइक्वल एंगल को देखें तो ISA 100 into 75 into 6 mm। तो देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास जो अनइक्वल एंगल, इसका मैंने क्या लिखा है 100 mm, और दूसरी लेग की जो लेंथ है वो कितनी है 75 mm है, और थिकनेस कितनी है 6 mm है, ठीक है जी 6 mm। तो ये कौन सा एंगल हुआ, क्योंकि दो लेग्स हैं तो दोनों लेग्स यहाँ पे एक 100 mm की है और एक लेग कौन सी है 75 mm की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी अनइक्वल एंगल है, ठीक है। तो इसका शो क्या करता है, IS से क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल अनइक्वल एंगल विद लॉन्गर लेग 100 mm, ISA यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल with longer leg 100 mm and shorter leg 75 mm and thickness 6 mm throughout। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसी तरह से हम इक्वल एंगल को डेजिग्नेट कर रहे हैं और इसको अनइक्वल एंगल को डेजिग्नेट कर रहे हैं, और अब रहेगा हमारा इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। तो इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, इसको हम ISB से डेजिग्नेट करेंगे। तो कैसे डेजिग्नेट करते हैं यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल को, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल जो रहेगा ISBA, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल को हम ISBA से करेंगे इनटू में 200 एट द रेट, यहाँ पे देखिए मैंने 200 डेप्थ लिख रखी है, एट द रेट 282 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मींस ओवरऑल डेप्थ ऑफ द एंगल सेक्शन कितनी है, इसका मतलब क्या है, ओवरऑल डेप्थ 200 mm दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, डेप्थ ऑफ द एंगल सेक्शन, ओवरऑल डेप्थ है बल्ब एंगल की, ओवरऑल डेप्थ हमारे पास 200 mm यहाँ पे डेजिग्नेट की हुई है, और जो वेट है वो कितने पर मीटर लेंथ का, इट हैज वेट 282 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। तो ये पर मीटर के हिसाब से क्या दिया होगा हमें, वेट भी दिया हुआ। तो इस तरह से हम डेजिग्नेट करते हैं बल्ब एंगल को, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल को, इस तरह से कुछ हमारा अनइक्वल एंगल इस तरह से हम डेजिग्नेट करेंगे। तो ये है हमारी रोल्ड स्टील सेक्शंस। हमने फर्दर 3 सीरीज में इसको क्लासिफाई किया है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल एंड इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, और इसको डेजिग्नेट कैसे करते हैं वो भी हमने समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आई सेक्शन और बीम क्या होते हैं, चैनल सेक्शन क्या होते हैं, और उनको डेजिग्नेट कैसे करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे।